दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रोमांचक और डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक नन्ही आत्मा की है। इस कहानी में एक टीचर का नन्ही आत्मा से सामना होता है। ये कहानी डरावनी होने के साथ साथ दुख भरी भी है, जिसे सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। अब आपको जिसकी कहानी उसी की जुबानी सुनाते हैं। मेरा नाम छाया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी। इसका भी एक कारण है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी एक मैम मुझे बहुत मारती थी। अपने फेवरेट स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए वह ऐसा करती थी। तभी मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर टीचर ही बनूंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग की, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। फिर कुछ समय के बाद मैं टीचर बन गई। उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति मर्चेंट नेवी में थे। अब मेरी 2 प्यारी जुड़वा बेटियां भी हो गई थीं, जो 6 साल की हो गई थीं। उन्हें मैं प्यार से शीना और टीना कहकर बुलाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक मेरा ट्रांसफर दिल्ली से बहुत दूर कलीपुर नामक देहात में हो गया। कहने को ये देहात था, पर लगभग कस्बे की तरह था। अब मुझे साथ में अपनी बच्चियों को भी ले जाना था। मैं अपनी बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरे पति की भी जॉब ऐसी थी कि वे कई महीनों के बाद घर आ पाते थे। दौड़ धूप करके मैंने एक मकान किराए पर ले लिया और जुलाई के पहले हफ्ते में शिफ्ट हो गई। यहाँ आकर मैंने देखा कि बड़ी शांति थी। दिल्ली की तरह जिंदगी तेज रफ्तार की नहीं थी। घर भी बहुत अच्छा था। मैंने अपनी दोनों बेटियों के साथ घर में सामान को सही ढंग से लगाया। इस काम में बहुत टाइम लग गया। मैंने अपनी दोनों बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। वे बहुत मेहनत से काम करती थीं। सामान लगाते लगाते हम सभी बहुत थक गए थे। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि मैं सुबह से यहाँ आ गई थी और तब से सामान लगते लगते इतना टाइम हो गया, लेकिन कोई भी पड़ोस से झांकने तक नहीं आया था। मैंने अभी तक आसपास किसी को नहीं देखा। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई नया किराएदार आता है तो उत्सुकता में कोई उनको देखने चला ही आता है। खैर, मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। फिर मैंने और बच्चियों ने नाश्ता किया। शाम हो गई थी। रात का खाना भी मैंने बना लिया। उसके बाद हम सभी थके हारे आराम से बिस्तर पर लेट गए। अगले दिन मैं अपनी बच्चियों के साथ स्कूल में गई। मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन भी इसी स्कूल में करवा दिया था। मैं मेहनत से बच्चों को पढ़ाती थी, इसलिए मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला था। मैंने स्कूल की हालत देखी तो मैं दंग रह गई। स्कूल सुनसान पड़ा हुआ था और खस्ताहाल बेरंग लग रहा था। सिर्फ 2-3 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। मैंने वहाँ के प्रधानाध्यापक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आते हैं। मेरा स्कूल में मन नहीं लगा। मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि जितने बच्चों के एडमिशन है, मैं वहाँ जाकर पता लगाऊंगी कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। छुट्टी होने पर मैं घर चली आई। शाम को मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया। उसके बाद हम लेट गए। धीरे धीरे रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। दोनों बच्चियां गहरी नींद में सो गई थीं। तभी मुझे लगा कि कहीं से कुछ आवाज आ रही है। मैंने ध्यान से कमरे में देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने बच्चियों के चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगा शायद बच्चियां कोई सपना देख रही हैं, जिसमें वह बड़बड़ा रही हैं, लेकिन मैंने देखा कि वे दोनों शांत सोई हुई थी और गहरी नींद में थी। मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा सुबक सुबक कर रो रहा है और कुछ आवाज भी आ रही है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मुझे सुनाई पड़ा कि कोई बच्चा रो रो कर कह रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। माहौल बहुत रहस्यमयी और डरावना होने लगा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मन में मुझे डर भी लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे कमरे में जाकर देखा। लाइट जल रही थी, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं आकर लेट गई। फिर आवाज तो नहीं आई, लेकिन मैं पूरी रात यही सोचती रही कि आखिर वह आवाज कैसी थी। दूसरे दिन मैं फिर से अपने बच्चों के साथ स्कूल गई। वहाँ रजिस्टर में मैंने बच्चों के नाम देखे। फिर 1-2 घरों में भी गई, जहाँ मैंने बच्चों के माता पिता से बात की। वे आश्वासन दे रहे थे कि हाँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। आज स्कूल से कुछ जल्दी छुट्टी हो गई थी। मैं फिर घर में आ गई। मैं दोपहर में बच्चों को खिला खिलाकर आराम करने के लिए लेट गई। आराम करते करते काफी देर हो गई और अब शाम होने को आई थी। तभी मुझे फिर से वह आवाज सुनाई देने लगी कि कोई रो रो कर पुकार रहा है और कह रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। टीना और सीना भी इस आवाज को सुनकर चौंक पड़ी। हम सभी लोग मिलकर कमरे में देखने लगे। वहाँ कुछ नहीं था। फिर हम दूसरे कमरे में गए। अचानक मैंने कमरे में रखी बड़ी अलमारी की ओर देखा। यह आवाज इस अलमारी से आ रही थी। मैं चौंक पड़ी। कमाल की बात है, अभी तक मेरा ध्यान इस अलमारी की तरफ क्यों नहीं गया था। अलमारी खूब बड़ी थी और खूबसूरत थी।
ये बंद क्यों है? आखिर ऐसा इसमें क्या है? कहते हुए मैंने उसे अलमारी को खोलने की कोशिश की जो खुल ही नहीं रही थी। थोड़ी कोशिश के बाद वह अलमारी खुल गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि पूरी अलमारी में कुछ भी नहीं था। उसके खाने बहुत बड़े बड़े थे और एक खाने में एक खूब बड़ी सी खूबसूरत गुड़िया रखी थी। उस गुड़िया को देखकर टीना और सीना खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने झपट कर उसको उठा लिया और आपस में एक दूसरे से कहने लगी, देखो तो ये गुड़िया कितनी सुंदर है। उनको खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने गुड़िया को देखा। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत गुलाबी होंठ थे जो बड़े ही प्यारे लग रहे थे। न जाने क्यों मुझे वह अजीब सी लगी, लेकिन मैंने अपने मन से सारे ख्याल झटक दिए और मैं खाना बनाने के लिए चली गई। रात का खाना खाकर हम सभी लोग सो गए। टीना ने पूरे दिन गुड़िया को नहीं छोड़ा था। रात में जब वह सोई तब भी गुड़िया उसकी बाहों में थी और उसको अपने पेट पर लिटाकर ही वह सो गई। रात धीरे धीरे खिसक रही थी। आधी रात के वक्त किसी अजीब सी आहट से मेरी आंखें खुल गई। ये रोने की आवाज थी। मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने सोचा कि शायद बच्चियों को कोई तकलीफ हो गई है, कहीं पेट दर्द तो नहीं होने लगा, लेकिन वे दोनों बेखबर गहरी नींद में थीं। मैंने उनके माथे पर हाथ रखकर देखा। नहीं बुखार तो नहीं था, वे तो ठीक थीं। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। खिड़की के पर्दे हवा में उड़ रहे थे। श्रेया अब डरने लगी थी कि आखिर यह किसकी आवाज है। आवाज किसी बच्चे की लग रही थी। उसकी रुलाई में बहुत दर्द भरा था। बड़ी करुण और दिल हिला देने वाली आवाज में कोई रो रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी। जोर जोर से दिल धड़कने लगा। आखिरकार यह क्या है? कमरे में सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। कौन है? मैंने डरते डरते पूछा। कोई आवाज नहीं आई, पर सुबक सुबक कर रोने की आवाज और तेज हो गई। मैं पूछती हूँ कौन है? मैंने धड़कते दिल को संभाल कर पूछा। मेरे माथे पर डर के कारण पसीना छलक आया, पर कोई आवाज नहीं आई। पर ऐसा लग रहा था कि आवाज टीना और सीना की तरफ से ही आ रही है। अब मेरा कलेजा उछलकर हलक में आ गया। मैंने देखा कि आवाज टीना की बाहों में दबी गुड़िया की तरफ से आ रही थी। अचानक ही टीना की बाहों से गुड़िया फिसली और उड़ती हुई खिड़की से निकल गई। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं दहशत से कांपने लगी। दहशत सीमा पार कर गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। मैंने देखा कि बच्चे सो रहे थे और गुड़िया टीना की बाहों में थी। अब सब कुछ सामान्य था। मुझे सब कुछ याद आया। अब मैं बहुत चक्कर में पड़ी थी। मैं सोच रही थी कि क्या वह सपना था या हकीकत। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैंने देखा था वह क्या था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मेरा सिर बहुत भारी था और तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने छुट्टी कर ली। पूरा दिन सामान्य दैनिक कार्यों में बीत गया, लेकिन पड़ोसी आज भी कोई नहीं आया था और सब पड़ोसी हमको किसी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणियों की तरह अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने एक बात पर गौर किया कि टीना और शीना बदली बदली सी लग रही थी। वे आज बहुत खेल रही थीं। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी और गुड़िया बराबर ही उनके साथ थी। मैं खाना परोसकर बच्चों के लिए लाई और मैंने गुड़िया को टीना से लेकर किनारे रख दिया और उन्हें खाना खिलाने लगी। अचानक ही गुड़िया बोल पड़ी, मैं भी खाऊंगी। मैं बहुत जोर से चौंक पड़ी। मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि गुड़िया हवा में टंगी है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पकड़े खड़ा है। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर गिर पड़ा और मैं डर के कारण पत्थर सी होकर टकटकी लगाकर देखती ही रह गई। मेरे हाथ जैसे जाम हो गए थे। दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। लग रहा था कि मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। सारा शरीर पसीने से नहा उठा। मुझे लग रहा था कि मेरी कनपटियां बहुत जोर से धमक रही है और शिराएं फट पड़ेंगी। मम्मी, मम्मी आंखें खोलो। टीना और शीना की आवाज सुनकर मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य था। गुड़िया वहीं पड़ी थी जहां उसने डाली थी। मैं रात में ठीक से सो नहीं पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शायद तभी ऐसा लग रहा है। सोचते हुए मैं बर्तन उठाकर वहां से चली गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी तबीयत तो मेरी कभी खराब नहीं हुई थी। शाम को खाना बनाते समय मुझे कमरे में बहुत शोर को सुनाई दिया। मैं दौड़कर कमरे में पहुंची तो वहां कोहराम मचा हुआ था। मैं वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। टीना के मुंह से खून निकल रहा था और शीना की नाक से। गुड़िया छत पर टिकी हुई थी। ये सीन देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। दौड़कर मैं बच्चियों के पास पहुंची और उन्हें बाहर लाई। मैं कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तो बंद हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई धक्का मार रहा है।
मैं दरवाजा ऐसे ही छोड़कर डर से थर-थर कांपते हुए अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर भागी। थोड़ी देर में फिर सब कुछ शांत हो गया। हिम्मत करके मैं धीरे से कमरे में गई। सब कुछ ठीक देखकर मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाई और उनके दवा लगाई। मैंने दोनों से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, ये खून क्यों निकल रहा है? तो दोनों ने एक सुर से कहा, हम पिंकी को गुड़िया नहीं दे रहे थे, तभी उसने हमें मारा। पिंकी? कौन पिंकी? यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा। दोनों लड़कियां अपनी बात पर जोर देते हुए कहने लगी, आपको नहीं पता, यह वही पिंकी है जो हमारे साथ खेलती है, हमारे साथ खाना खाती है। मम्मी, अगर हम उसके साथ नहीं खेलेंगे तो वह हमें मारेगी, वह गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है। अब मेरे सामने साफ हो गया कि मुझे सही ही लग रहा था कि वहाँ कोई और है। हमारे अलावा भी कोई और इस घर में है जो बराबर हर जगह रहता है और उसी के रोने की आवाज आती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि वह कोई बच्ची है। अब मेरे सामने समस्या यह थी कि अगर मैं डरूंगी तो नुकसान मेरा ही होगा, और अगर बच्चों को नुकसान हो गया तो फिर डरने का क्या मतलब रह गया? फिर मेरे जीवन का महत्व क्या है? मैं तो अपने बच्चों के लिए ही इतना सब कष्ट उठा रही हूँ। मैंने भी कसर कस ली कि अब मैं इस बात का पता लगाऊंगी कि मामला क्या है और अपने बच्चों को इस मुसीबत से बचाऊंगी। अब मुझे इंतजार था रात का। फिर मैंने बच्चियों को खेलने दिया। उनका फिर से खेल चलने लगा था, लेकिन मैं बराबर उनको बड़ी चौकसी से देख रही थी कि कहीं उनको कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात में दोनों बच्चियां सो गई। मुझे इतना तो पता चल गया था कि पिंकी ने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, उसके खेलने में बाधा पड़ती है तो तांडव मचता है। आज रात में मैं बहुत सतर्कता से जाग रही थी। दिन में मैंने देवी दुर्गा और शंकर जी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन भी किया था और उनकी भस्म को ताबीज बनाकर बच्चों के गले में पहनाया था। इस तरह से मुझे एक मानसिक संबल मिल रहा था। रात बीती जा रही थी और मैं भी घड़ी की सुइयों की ओर टकटकी लगाई थी। मैं बराबर सोते हुए बच्चों की ओर भी देखती जा रही थी। अचानक ही फिर से रोने की आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा। गुड़िया धीरे से उठी और उड़ती हुई खिड़की के पार निकल गई। मैंने खिड़की के पार आकर देखा कि वह उड़ती हुई गांव के पूर्वी छोर की ओर जा रही है। उसी तरफ स्कूल था। अब मेरे अंदर जिज्ञासा भर गई थी कि वह वहां क्यों जा रही है। मैं उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे 3 बज गए और मैंने उसी तरफ से गुड़िया को वापस आते देखा। वापस आकर गुड़िया फिर से वहां पर लेट गई जहां से उठी थी। अगले दिन मैंने दोनों बच्चों को तैयार किया, घर को ताला लगाया और स्कूल की ओर रवाना हो गई। जब मैं स्कूल में पहुंची तो सभी टीचर मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। इस तरह से देखने पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वहाँ घर पर पड़ोस में भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव हो रहा था। मैंने चपरासी से पूछा कि यह क्या मामला है। चपरासी टाल गया। आज भी पूरा दिन गुजर गया, कोई भी पढ़ने के लिए नहीं आया। केवल 3 बच्चे आए थे, वह भी एक ही घर के भाई बहन थे। मैं झुंझला उठी। क्या इस गांव के लोग बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार हैं? क्या शिक्षा का महत्व नहीं समझते? मैंने चपरासी श्याम सिंह से पूछा, कोई बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? श्याम सिंह ने भेद भरी आवाज में बताना शुरू किया, मैडम, यहाँ कोई बच्चा पढ़ने नहीं आएगा। यहाँ पिंकी की आत्मा जो मंडराती है। मैंने चौंक कर पूछा, पिंकी की आत्मा? पिंकी का ही तो जिक्र तो बच्चियां कर रही थी। मेरा दिमाग साइं साइं कर रहा था। श्याम सिंह बोल रहा था, हाँ पिंकी, ओही के भाई बहनी आवत है। पढ़न का व केहू का ना ही टिकट देत है, काहू का सर फोड़त है, काहू की टांग तोड़त है, पे ओही के भाई बहनी को कछु ना होता है। अब मेरी समझ में आया। मैं चपरासी श्याम सिंह को साथ लेकर पिंकी के घर में गई। पिंकी का घर क्या था, एक झोपड़ी थी जहां उसके भाई बहन खेल रहे थे। आधे अधूरे कपड़ों में फटे हाल, कमजोर शरीर के देखने से ही कुपोषित लग रहे थे। पूरे घर में घोर गरीबी का साम्राज्य था। पिंकी के घर में पहुंचकर जब मैंने पिंकी का विवरण पूछा तो उसकी माँ रोने लगी। उसने जो बताया वह बहुत ही हृदय विदारक था। पिंकी की माँ ने बताया कि वह एक वकील के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी। ये वही घर था जो मैंने किराए पर लिया था। अब मेरी समझ में आया कि मेरे पड़ोसी मुझसे कटे कटे क्यों थे। वह घर भुतहा घोषित हो चुका था। रात में सभी लोगों को वहां से रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। जो कोई वहां रहने आया वह अजीबोगरीब घटनाओं से जूझते हुए घायल भी हुए और मरते मरते बचा। इसीलिए वह घर कोई किराए पर लेने आता ही नहीं था। मुझे मकान मालिक ने ये सब नहीं बताया। पिंकी की माँ आगे की कहानी सुनाने लगी। पिंकी भी उसके साथ कभी कभी जाया करती थी। उस वकील की बेटी नेहा के पास एक बहुत सुंदर गुड़िया थी। पिंकी को वह गुड़िया बहुत पसंद थी।
उसने वो गुड़िया वकील की पत्नी से मांग ली थी। वह बड़ी दयालु थी, उन्होंने दे दी। पिंकी वह गुड़िया ले आई और अपने स्कूल में भी दिन भर खेलती रही। पिंकी के भाई बहन भी गुड़िया मांगते रहे, लेकिन उसके भाई बहनों ने वह गुड़िया नहीं खेल पाई थी, क्योंकि जब नेहा ने अपनी गुड़िया गायब देखी तो उसने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। नेहा की जिद के कारण पिंकी से वह गुड़िया वापस मांगी गई। पिंकी के भाई बहन गुड़िया को खेलने के लिए मांगते ही रह गए, लेकिन पिंकी को गुड़िया वापस देने के लिए वकील के घर जाना पड़ा। पिंकी वहां पहुंची तो उसने नेहा से कहा कि मैं एक बार गुड़िया को खेल लूं, फिर दे दूंगी। लेकिन नेहा ने उससे कहा कि पहले मेरे साथ छुपम छुपाई का खेल खेलो, फिर मैं तुम्हें गुड़िया खेलने के लिए दूंगी। और वह लालच में उसके साथ छुपन छुपाई का खेल खेलने लगी। बहुत देर तक खेल चलता रहा। पिंकी कहीं छिप गई थी और नेहा पिंकी को ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई, लेकिन वह ढूंढने से मिल ही नहीं रही थी। वह गायब हो गई थी। नेहा ने रो रो कर कहा कि पिंकी मेरी गुड़िया लेकर भाग गई। शाम को जब किसी काम से अलमारी खोली गई तो वह अंदर से बंद थी। बड़ी मशक्कत से उसे खोला गया तो अंदर पिंकी मिली। अलमारी उससे बंद हो गई थी, जो खुली नहीं थी। दम घुटने से पिंकी की मौत हो गई थी। वह बंद अलमारी में चिल्लाती रही थी, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज को सुनता। और गुड़िया की खेलने की अधूरी लालसा लिए पिंकी चली गई। उसकी आत्मा उसी में बस गई। फिर वकील के घर में मानो आफत ही आ गई थी। पहले नेहा छत से गिरी, उसकी टांग टूट गई थी, उसका प्लास्टर चढ़ा था। वह अस्पताल में थी कि तभी वकील की पत्नी बीमार हो गई। उस मकान में रोने की आवाज आती थी। फिर वकील साहब भी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनकी दवा में बहुत रुपए लगे, पर वे ठीक नहीं हुए। घर अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर वे सब इतना डर गए कि वे ये मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। तब से इस घर में कोई नहीं रह पाया। पूरी कहानी सुनाकर पिंकी की मुझे उसके फोटो दिखाने के लिए ले आई। वह बहुत सुंदर और प्यारी बच्ची थी। मेरा दिल भर आया। उसकी माँ रोने लगी और बताया कि रोज पिंकी की आत्मा उस गुड़िया के साथ आती है, अपने भाई बहनों के साथ खेलती है, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि वह उन्हें भी गुड़िया खिलाएगी। मैं सारी बात समझ गई। मैंने पुजारियों से और तांत्रिकों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उस बच्ची की आत्मा उस गुड़िया में बसी हुई है। उसे संतुष्ट करने के लिए हवन करना होगा और वही चीजें भेंट करनी होंगी। मैंने वैसी ही कुछ खूबसूरत गुड़ियां पिंकी के भाई बहनों को भी भेंट की। फिर कई तरह की कई आकर्षक गुड़ियां खरीदी और हवन करवाया गया। पुजारी के आवाहन पर उसकी आत्मा आई और सबने आश्चर्य से देखा कि सभी गुड़ियां गायब हो गई थीं। रात में मैंने उसको सपने में देखा। वह गुड़िया हाथ में थामे खड़ी मुस्कुरा रही थी और फोटो की तरह ही बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद से उस घर में दोबारा न कभी रोने की आवाज आई, न कहीं उसकी उपस्थिति महसूस हुई। मैंने बहुत मन लगाकर स्कूल की ओर ध्यान दिया और स्कूल की काया पलट कर दी। अब वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैंने एक काम और भी किया है। मैंने अपने खर्च से बहुत सारे खिलौने भी लाकर रखे हैं। जहाँ इंटरवल में बच्चे खेलते हैं और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, मैं हर बच्चों को खास तौर से गुड़िया खिलौने खेलने के लिए देती है। और इस साल मुझे फिर से बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। पिंकी के भाई बहन आज भी पिंकी का इंतजार करते हैं कि वह आएगी और हम सब उसके साथ गुड़िया खेलेंगे। वह अपनी एक गुड़िया लाकर उनको बहलाती थी और वे अपनी इतनी सारी गुड़िया उसको दिखाना चाहते हैं। आज भी रात में उनकी खिड़की पिंकी के लिए खुली रहती है, लेकिन उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो चुकी थी और वह मुक्त भी हो गई थी। अब शायद वह किसी अच्छे घर में जन्म ले चुकी होगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मनोरंजन के लिए हम जल्दी ही नई कहानी लेकर हाजिर होते हैं मनोरंजक चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन में। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।